मैं तो सत्ता के लिए आई नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दी। फ्री बिजली से लगभग 5,000 रुपए महीने का एक आदमी को फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में फोन करके देख लो, बिहार में फोन करके देख लो, हरियाणा में फोन करके देख लो, मोटा मोटा कम से कम 5,000 रुपए महीने का बिल आता है। अगर कि जैकेट बट रही हैं या जूते बट रहे हैं, शॉल बट रही है, सोने की चेन बट रही है, खुलेआम जिनोसाइड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूं कैसे हमारे दिल्ली के लोगों को मारते हैं ये लोग, मैं देखता हूं कि कैसे दिल्ली के लोगों को जहर पिलाते हैं, हम नहीं होने देंगे। मतलब जनता कह रही है यार महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, वो टॉयलेट के ऊपर बैठे हुए, वो सीट से निकलने के लिए चुनाव लड़ोगे क्या? और फिर पहले देखिए, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम गाली गलौज की राजनीति करते नहीं है। और वो 3 सीट के ऊपर बीजेपी कॉन्सेंट्रेट कर रही है और तीनों सीटों में इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, इतनी गुंडागर्दी, पूछो इनसे पूछो। मेरे पास एक बीजेपी वाला आया, उसने मुझे कहा कि बड़े गंदी सी स्माइल देके कि सर हार गए तो क्या करोगे? मैंने उससे पूछा कि मैं हार गया तो तू क्या करेगा? वो कहता कैसे? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बोला सरकारी स्कूल में। मैंने कहा तो मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? स्कूल तो खराब हो जाएंगे। बीजेपी को तो पढ़ाई करानी आती नहीं है, बीजेपी को तो स्कूल चलाने नहीं आते। किसी भी 20 राज्यों में किसी भी स्कूल में, किसी भी स्टेट में इनके अच्छे स्कूल नहीं है। मैंने कहा मैं हार गया तो तेरी बिजली का क्या होगा? अभी तो 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, फिर 6-6 घंटे इनके 20 राज्यों में से किसी राज्य में बिजली नहीं आती। मैंने कहा जितनी फ्री सुविधाएं दे रहे हैं, बीजेपी ने ऐलान किया है कि ये सारी बंद कर दी जाएंगी। तो मैंने कहा तेरे को महीने के कम से कम 25,000 की चपत लगेगी। मैंने कहा मैं तो सत्ता के लिए आई नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दी, अभी मेरे को तो इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा मेरा क्या होगा ये मत सोच, मैं हार गया तो तेरा क्या होगा? उसके अस्तित्व की लड़ाई है ये, केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी के। हम आए किस लिए थे? मनीष जी, अरविंद जी ने कहा कि जो बीजेपी ऐलान कर चुकी है, सब जो भी स्कीम्स चल रही है बंद कर देगी। बीजेपी कह रही है कि आप फिर झूठ कह रही है, हम सारी स्कीम्स जारी रखेंगे। अमित शाह ने कल बोला है। कौन कौन सी? वो कह रहे हैं जो भी स्कीम्स चल रही हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि फ्री बिजली बंद कर देंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया फ्री पानी बंद कर देंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया फ्री शिक्षा बंद कर देंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया फ्री बस यात्रा बंद कर देंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया फ्री पानी बंद कर देंगे, लेकिन सारी योजनाएं जारी रखेंगे। मतलब एब्सर्ड। नहीं, कल अमित शाह जी ने हम ही से बात की, उन्होंने बोला हर कोई स्कीम जो चल रही है, चाहे पूछ रहा हूं ना कौन सी, चाहे बस वाली जो फ्री बस राइड है वो हो, चाहे कौन से राज्य में इनके है? 20 राज्यों में। वो कह रहे हैं यहाँ पे जाली कर रखेंगे। कहाँ है इनके यहाँ? इन्होंने खुलेआम अपने रमेश बिधूरी जी ने स्टेटमेंट दिया था, वो एक टीवी, एक तो पॉडकास्ट किया था परवेश वर्मा जी ने, एक रमेश बिधूरी जी ने, और इनके 1-2 नेताओं ने, इन सबको कंबाइन कर लीजिए। उसमें उन्होंने साफ साफ टीवी चैनल में बोला है कि क्यों दे रखी है महिलाओं को फ्री यात्रा, क्या जरूरत है? उसने कहा ये फ्री बस 200 यूनिट देने की क्या जरूरत है? इनमें से किसी ने बोला है क्या 200 यूनिट देने की क्या जरूरत है? तो खुलेआम बोल रहे हैं। तो ये डबल स्पीक जो है, ऊपर कहते हैं सारी जन कल्याण योजनाएं लागू रखेंगे, कौन सी ये नहीं बताते, और फिर आके कहते हैं फ्री बिजली भी बंद कर देंगे, फ्री पानी भी बंद कर देंगे। फ्री बिजली से लगभग 5,000 रुपए महीने का एक आदमी को फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में फोन करके देख लो, बिहार में फोन करके देख लो, हरियाणा में फोन करके देख लो, मोटा मोटा कम से कम 5,000 रुपए महीने का बिल आता है। अगर स्कूल बंद कर दिए और लोगों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ गया, तो मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी आपका 5,000 रुपए एक बच्चे का खर्चा आ जाता है महीने का। 2 बच्चों का मतलब 10,000 रुपए, तो 10,000 स्कूल के, 5,000 इसके, 15 मोहल्ला क्लिनिक। अगर एक आदमी बीमार हो जाए घर में और प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 700-800 रुपए तो वो फीस रखवा लेता है, फिर ऊपर से दवाइयां, ऊपर से टेस्ट, 2-2.5 हजार रुपए एक बीमारी। और अगर महीने में 2 बार ट्रिप लग जाए डॉक्टर के यहाँ, तो 5,000 रुपए महीने का मोहल्ला क्लिनिक का, 2-2.5 हजार रुपए महिलाओं का बस का सफर, और 2-2.5 हजार रुपए पानी का, मिला के 25,000 रुपए। दिल्ली के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं किसके पास 25,000 रुपए हैं हर महीने एक्स्ट्रा खर्च करने के? पर बाकी अगर आप देखें तो अगर जो बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सबका मैनिफेस्टो सेम लगता है। रेवड़ी सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं बांट रहे, हर ठेले पे रेवड़ी है
और अलग अलग प्रकार की है। चलिए इस बात पे तो पहले बताइए, मुफ्त की रेवड़ी खाएंगे? नहीं, हम तो बांटते हैं, खाने का काम हमारा। खाते ही नहीं है? नहीं, हम बांटते हैं। आप तो खा लीजिए। हमारे ऊपर आरोप यही है। देखिए यही तो फर्क है, बीजेपी रेवड़ी खाती है और अपने उद्योगपतियों को खिलाती है। केजरीवाल जी बांटते हैं, गरीबों में बांटते हैं, उद्योगपतियों को नहीं देते। देखिए हम चुनाव के बाद रेवड़ी खाएंगे। एक बड़ा मजाक बनाने की कोशिश की इन्होंने, रेवड़ी। फ्री शिक्षा रेवड़ी कैसे हो गई? और अगर रेवड़ी है तो फिर पूरे देश के बच्चों को ये रेवड़ी मिलनी चाहिए। आज दुनिया में बिजली, मतलब मैं अभी रिसर्च देख रहा था कुछ, करीब 15 देश ऐसे हैं जिन्होंने बिजली को फंडामेंटल राइट से जोड़ दिया है। मतलब आज दुनिया बिजली के बिना संभव नहीं है, जितने के गैजेट्स और जिस तरह की लाइफ आ गई है। 100 साल कांग्रेस कह तो रही है हम 300 यूनिट देंगे। नहीं, पर वो फ्री बिजली, आज हम तो कह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स की तरफ बढ़ना चाहिए, वो कह रहे हैं ये तो रेवड़ी है। तो ये मजाक बना रहे हैं लोगों की जिंदगी में। केवल एक ही रेवड़ी इनको अच्छी लगती है, प्रधानमंत्री जी के दोस्तों को जो हजारों लाखों करोड़ के रिबेट दी जाती है, वो रेवड़ी अच्छी है। ये वाला चुनाव आपने बोला कि अस्तित्व का मॉडल है, आम आदमी पार्टी के अस्तित्व। आम आदमी पार्टी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चुनाव एक और मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो मॉडल्स हैं कि सरकारी पैसा कैसे खर्च होना चाहिए, कहाँ खर्च होना चाहिए। दो मॉडल्स हैं, एक है आम आदमी पार्टी का मॉडल, एक है बीजेपी का मॉडल। जनता टैक्स देती है, उस टैक्स से सरकारी खजाना भरता है। आम आदमी पार्टी के मॉडल में ये सारा सरकारी खजाना हम इस्तेमाल करते हैं 24 घंटे बिजली देने में, शानदार स्कूल बनाने में, मोहल्ला क्लिनिक बनाने में, अस्पताल बनाने में, सड़कें बनाने में, सीवर की पाइपलाइन में, फ्री बस यात्रा देने में, इन सब में खर्च करते हैं। बीजेपी के पास जो सरकारी पैसा जाता है वो सारा पैसा, ये अरबपति 300-400 अरबपति हैं देश में, अमीर लोग हैं, ये सारा पैसा उनको देते हैं और उसका मॉडस ऑपरेंडी बना लिया है। पहले उसको लोन के रूप में 10,000, 20,000, 40,000 करोड़ रुपया देते हैं, 3-4 साल के बाद उसका लोन माफ कर देते हैं और इस तरह से सरकारी सारा खजाना, ये अभी एक रिपोर्ट आई थी 10-15 दिन पहले कि एक ही अरबपति ने 47,000 करोड़ का लोन लिया और उसके 46,000 करोड़ माफ कर दिए। एक और अरबपति ने 6,500 करोड़ का लोन लिया, उसके 5,000 करोड़ माफ कर दिए। पिछले 5 साल में 400 लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ माफ कर दिए। मैं तो दिल्ली की महिलाओं की जब बस का सफर फ्री करता हूं तो 400 करोड़ रुपए में बस का सफर फ्री हो जाता है। उस पे ये गालियां देते हैं केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। अब तो सभी फ्री दे रहे हैं, बात वो है। पर चलिए, दे कोई नहीं रहा, दे कोई नहीं रहा, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। बाद में कहेंगे दे तो केवल हम ही रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, 2,500 रुपए उनके बैंक में डलवाए और चुनाव खत्म होते ही बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं। मतलब ये तो हद हो गया। पंजाब में आपने बोला था 1,000 देंगे, देंगे अगले चुनाव के पहले दे देंगे, 5 साल में देंगे कहा था, अगले चुनाव के पहले दे देंगे। पर दिल्ली में क्यों पहले? आप इनको बोलो नहीं, वहां भी देंगे, यहां भी देंगे, दोनों जगह देंगे। मना कब किया? पंजाब में बिजली फ्री करी कि नहीं करी? पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? पंजाब में स्कूल अच्छे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो सारे वादे कर रहे हैं। आप तो हमारे पीछे ऐसे बंदूक लेके पड़ जाते हो कि आज ही क्यों नहीं करे। तो फिर ये होगा कि पंजाब में चुनाव आएंगे, 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि 1,000 रुपए दिए जाएंगे। मान लो करते हैं 6 महीने पहले, सपोज 6 क्यों, मैं कह रहा हूं मान लो 2 महीने पहले करते, वैसे तो बहुत जल्दी कर देंगे, मान लो 2 महीने पहले करते हैं। क्या गलत है? हम बंद तो नहीं करते कोई स्कीम चालू करके, आज तक बंद की? 8 साल से दिल्ली में फ्री बिजली बस यात्रा मिल रही है महिलाओं को, बंद की हमने। ये लोग तो एक किश्त दी महाराष्ट्र में 2,500 रुपए महिलाओं की और अब वो वापस उनके अकाउंट से ले रहे हैं। कभी दुनिया के इतिहास में देखा था इतनी बेशरम सरकार? मैं एक चीज पूछना चाहता हूं मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी से, दिल्ली में खुलेआम पैसा बट रहा है। मैंने इंडिया टुडे का ये प्रोग्राम देखा था, सेव करके रखा हुआ मैंने अपने फोन पे, चला देना उसको। उसमें सारे एंकर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से आपका एक रिपोर्टर कह रहा है मैं गया था उसके घर के बाहर, मैंने कई लोगों से पूछा, सब 1100 रुपए लेके बाहर निकल रहे थे। वो कह रहा है कि पुलिस लाइनें लगवा रही थी पैसे लेने के लिए। वो आपके टीवी प्रोग्राम के अंदर चल रहा है कि जैकेट बट रही हैं, जूते बट रहे हैं, शॉल बट रही है, सोने की चेन बट रही है, खुलेआम। कहाँ है राजीव कुमार जी? पर 1 मिनट मेरे को पूरा कर, कहाँ है वो? उनको दिखाई नहीं दे रहा। हमने चिट्ठी लिखी तो उनका जवाब आया इसका कोई सबूत और गवाह नहीं है। अरे इंडिया टुडे के पत्रकारों को बुला लो यार, ये गवाह हैं, बहुत बड़े गवाह हैं।
आप उनको पूरे दिल्ली में गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। हर कॉलोनी के बाहर इन लोगों ने 4-4 गुंडे बिठा दिए हैं। लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा है। कहां है राजीव कुमार जी? ये बेचारी गई और वो भगवंत मान जी गए, उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की सप्लाई इफेक्ट हो गई है, 30% दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा क्योंकि अमोनिया आ रहा है। उस पर कोई ऑर्डर नहीं किया। दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, उस पर कोई ऑर्डर नहीं। जो आरोप राजीव कुमार जी के ऊपर नहीं है, आरोप ये है कि देश का जनतंत्र किस दिशा में जा रहा है। तो क्या आज तक कभी ऐसा हुआ था कि खुलेआम पैसे बट रहे हैं, सोने की चेन बट रही है, खुलेआम जैकेट बट रही है, खुलेआम। आपका टीवी प्रोग्राम आप ही देख लो, आपका टीवी प्रोग्राम आप ही देख लो। अरविंद जी, आज तक ऐसा भी नहीं हुआ था कि किसी नेता ने, जो आपका स्टैचर का नेता हो, चुनाव के पहले बोला हो कि एक और जो राज्य है उसकी सरकार आपके राज्य के निवासियों को पॉइजन कर रही है, जेनोसाइड कर रही है। बिना तथ्य, बिना फैक्ट्स। कौन सा तथ्य नहीं है? अरे वो जल बोर्ड के सीईओ की चिट्ठी पढ़ लो आप, उस चिट्ठी में बताओ अतिशी कितना अमोनिया होना चाहिए। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, बहुत हो गया तो 2 ppm अमोनिया। आज दिल्ली के पानी में जो यमुना का पानी आ रहा है वो हरियाणा से ही आ रहा है ना, हरियाणा से ही आ रहा है, और कहीं से तो नहीं आ रहा है। जो हरियाणा से पानी आ रहा है उसमें 7 ppm अमोनिया है, 7 गुना अमोनिया। नहीं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नहीं सर, मेरा एक बड़ा छोटा सा सुझाव है, इसको पूरा कर एक 7 ppm पानी ना राजीव कुमार जी 3 दिन पी लें, 3 दिन पी लें, हम मान लेंगे कि वो जहरीला नहीं होता। हम मान लेंगे, मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूं। राजीव कुमार हम लाके दे देंगे उन्हें। बीजेपी ने, एक मिनट, बीजेपी ने हम भिजवा देंगे वो उनके कंप्लेन बोतल की में। और संदीप दीक्षित ने की है और कांग्रेस ने। अमित शाह जी, राजीव कुमार जी, राहुल गांधी जी और संदीप दीक्षित जी पूरे मीडिया के सामने 7 ppm का अमोनिया का पानी पी के दिखा दें, हम दे देंगे, हम मान जाएंगे कि बात वो नहीं है। चलिए, अमोनिया है पानी में, हाँ जी। 7 ppm पे है, डेंजरस लेवल्स पे है, ये मानते हैं। पर इसमें कहां से फैक्ट है कि नयाब सिंह सैनी की सरकार जहर मिला रही है, अमोनिया वहीं से मिला आ रही रहा है? है, पानीपत से आ रहा है, पानीपत से ये तो सारा। इसमें तो हम कैसे मान लें कि ये सरकार कर रही है, फिर कौन कर रहा है? हरियाणा की? प्रीति जी, आप अज्यूम कर रहे हैं। 7 नहीं, कौन कर ppm रहा है? नहीं, एक 7 ppm अमोनिया जहर है। अगर कोई मानते 7 हैं। ppm अमोनिया वाला पानी पी ले, उस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट नहीं कर पाते। और एक और भी उसमें चीज से है, मैंने अमोनिया कल हटा नेट पे नहीं देखा पाते। है, अगर उसको तो रोक दिया गया पानी को, अगर वो वाटर ट्रीटमेंट बाईपास कर दिया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आ जाता, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीनेशन किया जाता है, क्लोरीन प्लस अमोनिया यस, कैन बी एक्सट्रीमली डेडली। अरविंद जी, ये तो वो बताइए, भी आप तो लड़े। चुनाव आयोग को कहेंगे क्या? क्योंकि कह अगर देंगे, आपने नोटिस भेजा है जब हम और कहेंगे आपको आपको उस चिट्ठी का जवाब दे देंगे। अभी मैं आपकी शो में क्यों बताऊं कि मैं क्या कहूंगा उनको? अगर आप मुझे बेहद खुशी है कि आज तक की एंकर ने लाइव शो में कबूल किया है कि 7 ppm पानी आ भी रहा है हरियाणा से और वो डेंजरस भी है। डेंजरस तो है अगर अमोनिया है तो, है ना, पर आज dangerous तक की है। एंकर ने यह भी पूछा है कि कोई तथ्य नहीं है कि हरियाणा सरकार ने ही अमोनिया कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है फिर? आप सौरभ का जवाब दीजिए कि अगर वो नहीं डाल रहे, चलो मान लिया, तो जो डाल रहे हैं उनको पकड़ो, उनको रोको। वो कौन है? और उन्होंने क्यों नहीं प्लांट है? वहां पे एनजीटी ने 10 बार कह दिया उन्होंने प्लांट क्यों, और अब चुनाव के पहले 7 ppm वाटर क्यों डाला गया? चलिए, ताकि इस पे 10 एक दिन सवाल और तक करेंगे और दिल्ली आगे का बढ़ेंगे। 10 दिन तक दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद हो जाएं, 1/3 दिल्ली को पानी ना मिले और दिल्ली आम आदमी पार्टी को वोट ना करे। पर आपको पता केवल है- इसलिए डाला गया, आपको पता केवल है- इसलिए डाला गया। और क्या आप जहर जेनोसाइड पर, क्या आप of अरविंद जी, course- जेनोसाइड जहर डालेंगे नहीं, नहीं, अगर आपके अमोनिया- लेवल का नहीं था, आप- जेनोसाइड। अच्छा, एक अगर बात- अमोनिया का पानी पिला दूं, आज तक ये स्टेटमेंट जारी कर दे कि केजरीवाल अमोनिया का पानी पिला दे, हम जिम्मेदार हैं, मैं पिला दूंगा। अच्छा, ये आप क्या पानी- बात आप- कर रही हैं आप आप? पानी आप पानी ये क्या बात कर रही हैं आप? ये बड़ी खतरनाक बात कर रही हैं आप। ये कह रही हैं कि जेनोसाइड क्यों बोला? जेनोसाइड क्या होता है यार? अगर अमोनिया, आप खुद कह रही है 7 ppm अमोनिया का पानी खतरनाक होता है, वो पानी आ रहा है, ये भी कह रही हैं आप। तो अगर वो पानी दिल्ली के लोगों ने पी लिया तो जेनोसाइड नहीं होगा, तो और क्या? उसका शब्द मेरे को बता दो, मैं चेंज कर लूंगा शब्द। क्या होगा वो? जेनोसाइड? अगर 7 ppm का पानी जहरीला होता है, खतरनाक होता है, दिल्ली में 7 ppm का पानी हरियाणा से आ रहा है, तो अगर वो जनता ने पी लिया तो फिर जनता तो मरेगी ना। या जनता के बताते हैं वो अमोनिया आ जाए तो दिमागी कुछ हो जाता है, इंटेस्टाइन का कुछ हो जाता पर है, अरविंद जी, या बोलना- बीमार होंगे लार्ज स्केल पे लार्ज लोग। स्केल पे पर बीमार बोलना होंगे कि सर। ये एक सरकार जिम्मेदार है इस जेनोसाइड के लिए, क्या ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है? जेनोसाइड हो जाए जिम्मेदार है। आपके हिसाब से प्रीति जी। राजनीति में घुस रही हैं आप।
आपके हिसाब से जिनोसाइड हो जाए, कौन जिम्मेदार है इस पे मत बात करो। जिनोसाइड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूं कैसे हमारे दिल्ली के लोगों को मारते हैं ये लोग, मैं देखता हूं कि कैसे दिल्ली के लोगों को जहर पिलाते हैं। हम नहीं होने देंगे। चलिए एक आखिरी हम यहाँ पे जनता के लिए खड़े हैं। एक आखिरी सवाल अरविंद जी, अगर इलेक्शन कमीशन आज आप जो भी लिख के देते हैं उन्हें, जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, फैक्ट्स हैं कि ये हरियाणा सरकार कर रही है, चाहे तो ये चुनाव लड़ने से आपको रोक सकती है? देखते हैं क्या करते हैं। मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं। दिल्ली के लोगों के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, उन्हें जहर नहीं पीने दूंगा मैं किसी भी हालत में। आज ये लोग जहर भेज रहे हैं वहां से, चलिए, मैं जहर नहीं पीने दूंगा। और चुनाव आयोग जो मर्जी इसकी सजा दे। मैं 2 बार तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार चुका। मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया। 1 बार झूठे जेल जा चुका। अब क्या करेंगे? मेरा फांसी पे चढ़ाएंगे? चढ़ा ले फांसी। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आके प्रशासन कैसे चलाया जाता है उसका ज्ञान पूरी दिल्ली को दे रहे हैं। वो तो ठीक कह है? रहे हैं और कि सुनिए, आइए गंगा में, और सुनिए, कुंभ और में डुबकी सुनिए, प्रकृति लीजिए, का यमुना में और नहीं। प्रकृति का नियम देखिए देखिए ना कि कुंभ में जहां पे प्रशासन करने की उनकी जिम्मेदारी थी, पूरे देश से लोगों को बुला लिया, आप कुंभ आ जाओ, कुंभ आ जाओ, और खुद प्रशासन छोड़ के दिल्ली में चुनावी सभाएं कर रहे थे। तो ये भी प्रकृति ने उनको सिखाया कि भाई अपना काम करो, बहुत जरूरी बात है। इंटरफेयर मत करो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर नहीं रहे, दूसरे की जगह पे आके आप गंदी ज्ञान दे रहे राजनीति हैं। प्रीति ज्यादा दिन चलती नहीं है। सच सच होता है। ये बीजेपी जिस तरह से झूठ बोलती है, आरोप लगाती है, झूठे आरोप लगाती है, गुंडागर्दी करती है, ये चलती नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब आए थे उन्होंने ये भी कहा था कि यमुना साफ नहीं कर पाए, आइए गंगा में डुबकी मारिए, वहां पे योगी करोड़ों लोग आदित्यनाथ जब आए थे उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि दिल्ली में खुलेआम गैंग वॉर हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स पे कंट्रोल कर लिया। मुझे नहीं पता कर किया नहीं किया, लेकिन मैं उनकी फेस वैल्यू मान लेता हूँ। तो योगी जी को, अमित शाह जी को बिठा के, बिकॉज दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए एक तो कि भाई दिल्ली में रहा करो थोड़ा ज़्यादा, पूरे देश के अंदर राजनीति मत करो, और दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करना है योगी जी थोड़ा गाइड करें अमित शाह जी को। ये बताइए अरविंद जी कि योगी जी जो माने जाते हैं हिंदुत्व पोस्टर बॉय के, उससे दिल्ली में आके उन्होंने कटोगे तो बटोगे, इन सारे जो कैच फ्रेजेस मान लीजिए का इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपके हिसाब से? वो बताएंगे, हमें क्या पता। आपको लग रहा है ये चुनाव, क्योंकि जो 20 का चुनाव था कम्युनली बहुत पोलराइजिंग चुनाव था और वो काम नहीं किया बीजेपी के लिए उस वक्त, आपको लगता है कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? मैं बताऊं? ये तो योगी जी नहीं, देखिए, जब उन्होंने जय श्री राम बोला तो हमारे वोटर तो जय हनुमान बोल रहे थे। तो यहाँ पे कम्युनल होने का कोई मामला ही नहीं है। दिल्ली में नहीं चल सकता। दिल्ली में काम चलता है। आप सोचिए ना, आप एक हनुमान भक्त को एक राम भक्त से कोई ना लड़ा सकते हैं। हनुमान तो खुद राम के सबसे बड़े भक्त थे, और यहाँ हनुमान भक्त आपके सामने बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में लड़ाई कैसे करा दोगे आप? पर आतिशी जी, ये भी एक मानना है कि अगर कांग्रेस बढ़िया करती है, 4% जो पिछली बार थी 10% तक जाती है या उसके ऊपर जाती है, एक जो माइनॉरिटी वोट है, जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है आम आदमी पार्टी के लिए, मतलब वो आपको वोट करते हैं, यूजुअली कांग्रेस के वोटर्स हैं, वो इस बार शायद आपके पास ना आए, क्योंकि आप ज्यादा जो माइनॉरिटी है बोलते नहीं है उनके लिए। देखिए, दिल्ली के लोग काम पर वोट देते हैं। दिल्ली के लोग बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, बस यात्रा पर वोट देते हैं, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। वो कोई कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देगा? उन्होंने कांग्रेस का शासन देखा है ना। उन्होंने देखा है कि कांग्रेस के शासन में 5-5, 6-6 हजार के बिजली के बिल आते थे। उन्होंने देखा है ना कि कांग्रेस के शासन में उनके बच्चे वो 3 टप्पर वाले स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने देखा है कि कांग्रेस के शासन में सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। कोई कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देगा? दूसरी बात, देखिए, वोटर बहुत समझदार होता है। वो अपना वोट खराब नहीं करना चाहता। उसको पता है कि कांग्रेस को वोट देना वोट खराब करने के बराबर है, क्योंकि कांग्रेस ने जीतना तो है नहीं। तो दिल्ली का वोटर चूज कर रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। मैं नहीं मानती कि कांग्रेस किसी के लिए। तो आप कह रहे हैं ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है? yes. देखिए, लोगों को ना, जहाँ मैं कई जगह जाता हूँ दिल्ली में, मैं कोट एंड कोट किसी का भी स्टेटमेंट बता रहा हूँ। 2 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी आश्रम में। मैंने ऐसे ही पूछा, जब सब कहते हैं कि भाई हम तो आपको ही वोट दे रहे हैं, तो मैंने कई बार मन करता है पूछ लो भाई हमको क्यों दे रहे हो। तो किसी महिला ने बोला, भाई साहब हम भूले नहीं है, आपकी सरकार आने से पहले, केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले यहाँ पे हम लोग
टैंकर से, आश्रम जैसी जगह पे टैंकर से पानी लेते थे, और उनका शब्द है हम डोंगे में पानी भर के प्लेट में भर ढक के रसोई में रखते थे पीने का पानी। बोले पाइपलाइन डली है। अब वो लोग कैसे भूल जाएंगे? दिल्ली की इतनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में मैं जाता हूँ, लोग सड़क बताते हैं कि जी यहाँ 3-3 फुट 4-4 फुट गहरे गड्ढे हुआ करते थे, अब यहाँ सीवर डल गया, सड़क तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि कास्ट लाइन, रिलीजन लाइन सब ब्लर हो जाएगा इसमें। अब जिसके घर के सामने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सड़क बनी है, सीवर डला है, वो ये याद नहीं करेगा मैं मुसलमान हूँ कि हिंदू हूँ, वो तो ये याद करेगा भाई सड़क किसने बनवाई है। पर वो ये भी याद करेंगे अरविंद जी, आपके जो पहले एलाय थे अब दिल्ली में आपके खिलाफ हैं राहुल गांधी, वो भी याद दिला रहे हैं कि देखिए ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो पहले कहते थे ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा, आज शीश महल में बैठे हैं। देखिए मैं राहुल जी पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, वो इस पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जो हैं वो फैक्टर नहीं है, तो फिर उनके बारे में चर्चा करके क्या फायदा। बीजेपी का पूरा कैंपेन, आप जहां पे रहते हैं अब बिल्कुल सामने ही मोड़ पर उन्होंने एक कहते हैं ना एक छोटा प्रोटोटाइप जो कहते हैं कि ये शीश महल है आके देख, जो सारी बीजेपी हर एक हफ्ते में एक वीडियो जारी करती है कि इतने करोड़ के पर्दे। एक तो बताइए वो टॉयलेट सीट, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट थी आपके घर में? कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ कहाँ है? कहाँ? वो कहते स्विमिंग पूल, कोई स्विमिंग पूल नहीं था, वो कहते बाहर कोई नहीं था, कोई टॉयलेट। पर्दों पे इतने करोड़? पर्दे सिंपल इसके कपड़े के पर्दे हैं, पर्दों में कोई ऐसा क्या करेगा जो करोड़ों का पर्दा बन जाएगा? इसीलिए तो हमने कहा कि खोल दो, और केवल ये तो मीडिया, मेरा तो कहना है कि जनता के लिए खोल दो, जनता जाके तो देखे वहाँ पे आज मोदी है क्या। आज मोदी जी की दिल्ली में कोई रैली है, सुबह में ट्विटर पे देख रहा था, उसमें बीजेपी ने उसका प्रमोशन जो किया है, दुनिया के सबसे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी। अब वो फिर उन्होंने बताया दिल्ली में रैली करेंगे। मैं सोच रहा था कि दुनिया के सबसे यशस्वी लोकप्रिय बड़े पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री जी, उन्हें लिख देना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी के टॉयलेट के सोने पे बात करेंगे। दिल्ली चुनाव पे, स्कूलों पे, अस्पताल पे किसी पे बात नहीं करेंगे, केवल अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट पे चुनाव लड़ेंगे। 6 महीने से सारी बीजेपी उस टॉयलेट सीट के अंदर मुंह डाल के बैठी हुई है। मतलब जनता कह रही है यार महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, वो टॉयलेट के ऊपर बैठे हुए, वो सीट से मतलब निकलने के लिए चुनाव लड़ोगे क्या? और फिर पहले देखिए हम मुद्दों की बात करते हैं, हम गाली गलौज की राजनीति करते नहीं है। कई दिनों तक ये बोलते रहे। इन लोगों को ने मेरे को कहा कि इस पर, मैंने कहा नहीं, हमें इन चीजों पे चुनाव नहीं लड़ना, हमें काम पे चुनाव लड़ना। फिर जब ये लगने लगा ये चुनाव ही इस पे लड़ने जा रहे हैं, तो हमने कहा खोल दो। फिर हमने एक ही लाइन ही, हमने कहा कोई डिफेंस नहीं है, खोल दो, देखने दो। तो पुलिस लगा दी वहां पे कि कोई नहीं जाएगा अंदर। क्यों? तो वो सारे क्या वीडियो गलत हैं आपके? सब गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कुछ भी बता दो। एक राजमहल का वीडियो आया है, वो दिखा दो। हाँ, एक राजमहल का सो कॉल्ड ये क्लेम किया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री जी निवास है, इसमें दिखा दो उसको। कैग रिपोर्ट्स हैं जो चाहे कौन सी कैग रिपोर्ट कहते हैं जो सीएम हाउस में जो पैसा ना, spend कोई किया कैग गया रिपोर्ट हो, नहीं है। जो कैग रिपोर्ट इनके ऑफिस में सील्ड कवर वो में कहते पड़ी हैं है। आप टेबल ही नहीं करते तो पब्लिक कैसे हो? तो टेबल करेंगे, चुनाव के बाद असेंबली सेशन होगा उसमें टेबल करेंगे। उसके पहले 1 साल से इसलिए नहीं हुए, हम सारे जेल में थे, बिना इसीलिए मुख्यमंत्री की परमिशन के वो टेबल नहीं हो सकती थी। पर ये मुख्यमंत्री थी, ये कर सकती नहीं, ये तो बाद में बनी है। उसके बाद भेज दी है हमने दिल्ली विधानसभा में। तो अभी वो सील्ड आप कवर बैठे नहीं हुए हो कि आप टेबल नहीं करना चाह रहे। सीएजी रिपोर्ट सील्ड कवर में पड़ी हुई आपके चैनल के पास कहां से आई? इस पे जांच होनी चाहिए। देखिए अगर सीएजी रिपोर्ट अरविंद जी लीक हो जाए, आपने ये बोला अगर था, सीएजी रिपोर्ट लीक हो जाए जेल जाते हैं लोग। पर अरविंद जी आपने ये चीज बोली थी जब लीक हुई थी कोयला घोटाले में, बिजली घोटाले में, आपने आप वही रिपोर्ट लेके गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, टेबल हो गई थी, टेबल होने के बाद और रिपोर्ट पब्लिक हो नहीं सकती जब तक आप टेबल नहीं कर सकते। टेबल करेंगे खुलेआम चौड़ी हो सकता है उसमें तारीफ लिखी हो हमारी। चुनाव पे वापस आते हैं, जो मुद्दे हैं, यही मुद्दा है वैसे। कांग्रेस का रोल। अरविंद केजरीवाल जी, आपको इस चुनाव में अगर डर है कि बीजेपी बेहतर करे या कांग्रेस बेहतर करे? बहुत कह रहे हैं एक्स फैक्टर इसमें कांग्रेस होगा। मैं थोड़ा सा टोकूंगी इसमें। आपने कहा चुनाव आप लोग चारों बैठे टोक ही रहे हैं, थोड़ा सा आपने कहा चुनाव के मुद्दों पे आते हैं। कांग्रेस कैसा करेगी, ये कैसा करेगा, वो घर कैसा है, टॉयलेट कैसा है, कालीन कैसा है, चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव का मुद्दा है क्या दिल्ली के लोगों के बच्चे कैसे जी, स्कूलों मिडिल में क्लास पढ़ वाला रहे जो हैं। बैठता है ना, उसको अगर शीश महल की बात होती है वो उसके लिए चुनाव का मुद्दा है।
मगर उसके लिए आपने उसके क्लियर लिए किया है। उसके लिए मुद्दा है कि उसको पता है कि जो उसका दोस्त है जो नोएडा में रहता है ना, उसके यहाँ 6 घंटे बिजली जाती है। अच्छा, ये तो बताइए, उसके घर में 24 घंटे ये तो बिजली बताइए, आती आम है। आदमी पार्टी को थोड़ा डर लग रहा है कि 4% से 12% हो जाएगी कांग्रेस। क्या मिडिल क्लास चाहता है कि दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगे। मैं दिल्ली के मिडिल क्लास से पूछना चाहता हूँ, देश में इनकी 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, एक भी राज्य बता दो जहां पे बीजेपी 24 घंटे बिजली कर पाई। हम क्यों कर पाए? हम सारे पढ़े लिखे हैं, मैं इंजीनियर हूं। मैं बार बार ये कहता हूं कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मुझे ये सब बातें जो अभी पिछले आधे घंटे से चल रही हैं ये नहीं आती। मेरे को काम करना आता है। दिल्ली में मैंने खड़े हो के ट्रांसफार्मर चेंज करवाए हैं, तार चेंज करवाई हैं जो पुरानी हो गई थी। 3 साल लगे मुझे। 2018 से दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने लगी है। इट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड द एफर्ट्स पुट इन। इनको नहीं आती है, ये उतने पढ़े लिखे नहीं है ये लोग, इनको नहीं आते, इनको केवल गुंडागर्दी आती। अगर आपने मिडिल क्लास को ही कहना गलती से इनको वोट दे दिया, दिल्ली में फिर से 6-6 घंटे के पावर कट लगने लग जाएंगे। क्या दिल्ली का मिडिल क्लास ये चाहता है? पर अरविंद जी बात यही है बहुत सारे कि काम अरविंद पेंडिंग केजरीवाल है। को मिडिल कुछ क्लास कामों की से याद बिल्कुल चुनाव के पहले आई है, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास है जो लोकसभा आता है, नरेंद्र मोदी के लिए वोट करती है, और यही मिडिल क्लास फिर आपके लिए वोट करती है। तो डर लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल जी को। नहीं करेंगे? उनको इसीलिए 24 मिडिल घंटे क्लास की बिजली बात नहीं हो रही चाहिए है। क्या? उनको 24 घंटे बिजली वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या देश का मिडिल क्लास नहीं चाहता कि देश तरक्की करे? देश तरक्की कैसे करेगा? अगर स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है तो ये क्या देश की तरक्की नहीं है? मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। अभी एक और टीवी प्रोग्राम में गए थे हम सारे एक में, उन्होंने हमें बिना बताए बाई चांस कई सारे हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑडियंस में बिठाया हुआ था, एंड इट वाज सो हार्ट वार्मिंग टू हियर व्हाट दे सेड। एक बच्चा कोई दिल्ली का सबसे नामी गिरामी इंटरनेशनल स्कूल है दिल्ली का, वहां से नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में आया था। एक और बच्चा एक और बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल से नाम कटा। वो कह रहे हैं जो फैसिलिटीज अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलने लगी है वो फैसिलिटीज कई प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये छोटा डेवलपमेंट नहीं है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं। तो क्या दिल्ली का मिडिल क्लास नहीं चाहता कि अच्छे शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अच्छा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बने? मैं मानता हूं कि कई कुछ क्षेत्रों में दिल्ली में पहले 40% दिल्ली को पाइप्ड वाटर सप्लाई मिलता था, 60% दिल्ली को, ये बता रहे हैं जैसे आश्रम में 60% दिल्ली को टैंकर से पानी जाया करता था। अब 97% दिल्ली को पाइप्ड वाटर सप्लाई मिलता है, 3% को वाटर टैंकर से मिलता है। इज दिस नॉट एन अचीवमेंट? तो पर क्योंकि अब यमुना साफ होगी। सीवर का पहले 1792 सीवर की कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन नहीं थी, हमने सारी डलवा दी है। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, सीवर ट्रीट होगा, यमुना भी साफ होगी। तो क्या मिडिल क्लास नहीं चाहती? वैसे एक बात मिडिल क्लास ये सब चाहती है, पर मिडिल ये क्लास सब मेरे को करना आता है क्योंकि मैं इंजीनियर हूं। मिडिल क्लास की याद बिल्कुल चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जी को क्यों आई? भाई मैं जब पानी दे रहा हूँ, पिछले 5 साल से 10 साल से पानी की पाइपलाइन डाल रहा हूँ, तो चुनाव के पहले तो डर नहीं है कि वोट खिसक रहा है मिडिल क्लास का? कहाँ खिसक रहा है? आपको कोई मैं सर्वे पूछ रही आया? हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। आज अगर एक मिडिल क्लास 12 लाख रुपए साल के कमाता है, जीएसटी, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, न जाने कितनी तरह के टैक्स देते हैं, ये सारा क्यूमुलेट होकर 50% उसकी इनकम 12 लाख में से 6 लाख रुपए वो टैक्स के रूप में दे देता है, और वो पैसा किसी अरबपति को कर्जे के रूप में देके माफ कर, एक मिनट वो माफ कर दिया जाता है। क्या मिडिल क्लास चाहता है कि उसकी लूट जारी रहे? क्या मिडिल क्लास चाहता है कि जो 6 लाख रुपया साल का 50% इनकम वो टैक्स के रूप में दे रहा है, वो सारा पैसा अरबपतियों के कर्जे माफ करने के लिए जाए? दैट इज द अदर मॉडल। हो सकता है 2-4 मिडिल क्लास वाले वो कहें केजरीवाल ने ये वाला काम रह गया, कर देंगे। ये वाले काम कर दिए ना, ये वाले काम भी कर देंगे। चलिए, मिडिल क्लास तो दिल्ली में बहुत खुश होगी, क्योंकि बहुत कम बार चुनाव में मिडिल क्लास की बात होती है। पर एक छोटी सी बात मैं बोलूं, ये ना एक मिसकंसेप्शन है। हाँ। एक मिसकंसेप्शन है कि मिडिल क्लास को हमारी नीतियों का फायदा नहीं हो रहा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मेरे यहाँ तो बहुत मिडिल क्लास है। जब हमने ये कहा कि भाई जिसको बिजली की सब्सिडी नहीं चाहिए वो बता दे, तो लोगों ने नहीं बताया। हमारे यहाँ अलकनंदा जैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वहां पे भी उनको 0 बिल आता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के ना माँ बाप ही हैं यहाँ रहते, बच्चे अमेरिका रह रहे हैं, कनाडा रह रहे हैं, तो उनको उसका फायदा हो रहा है और उन्होंने वो सब्सिडी ली है। और अभी भी इस वक्त भी अगर आप जाएंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मिडिल क्लास को पानी की और बिजली की दोनों सब्सिडीज का फायदा हो रहा है। अच्छा, एक और चीज है, अभी अभी आपने कहा कि सौरभ भारद्वाज
ये सबसे ज्यादा वोट से जीत रहा है। ये तो ग्रेटर कैलाश से मैंने है। कहा नहीं, मैंने जहाँ बोला upper- मैंने upper middle class मैंने बोला है, कहा middle जा class- रहा है अगर एक तो इसका सेफ मतलब सीट upper middle है, class अगर है। सेफ सीट है तो सौरभ भारद्वाज के पर मैं चलिए मिडिल क्लास बहुत खुश है इसका अरविंद जी मतलब। चलिए, आपने बोला सेफ सीट, अब थोड़ी अनसेफ सीट्स की भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अभी जैसे मनीष जी ने बोला कि आज वो एक पदयात्रा पे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली का हर निवासी मुख्यमंत्री है, दिल्ली का हर निवासी उप मुख्यमंत्री है। ऐसी क्या बात हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी को अनाउंस करना पड़ा कि हमारे डेप्यूटी सीएम अगर बनेंगे तो मनीष सिसोदिया बनेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है स्थिति खराब है जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है। बीजेपी टारगेट मैं कर बस रही है एक इस तरह चीज से। बीजेपी को कहना चाहता हूँ आपके जरिए, अहंकार मत करो। अहंकार रावण का भी नहीं टिका था, दुर्योधन का भी नहीं टिका था। तो आप कह रहे हैं कि सीट फंसी नहीं हुई है? कहाँ कौन कह रहा है फंसी हुई है? सर्वे कराए हो तो बताओ। आप कहते हो हम तो बीजेपी पूछ कह रहे रही हैं है। आपसे। आप नहीं पूछ रहे, बीजेपी कह रही है। चलिए नहीं अच्छा पिछले चलिए एक मैं महीने से ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि कालका जी, जंगपुरा और नई दिल्ली फंसी हुई है। तो बीजेपी ने एक तरह से ये डिक्लेयर कर दिया भी बाकी दिल्ली तो छोड़ दी हमने, हम हार रहे हैं। एक्चुअली छोड़ दी उन्होंने। और वो 3 सीट के ऊपर बीजेपी कंसंट्रेट कर रही है और तीनों सीटों में इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, इतनी गुंडागर्दी। पूछो इनसे पूछो कैसे हमारे कार्यकर्ताओं को अटैक किया जा रहा है डेली, कैसे उनको धमकियां दी जा रही है, सीधे कैंडिडेट्स उनके, और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। कैसे खुलेआम राशन बट रहा है, चादरें बट रही हैं, साड़ियां बट रही हैं, शॉल बट रही हैं, जूते बट रहे हैं, पैसे बट रहे हैं। कहा यह भी किसी- जाता है कि किसी- तीनों किसी- कॉन्स्टिट्यूंसी में पंजाब पुलिस खूब घूम रही है। किसी एक महिला ने किसी चैनल पे कुछ बोल दिया कैंडिडेट के खिलाफ कि वो तो गुंडागर्दी करता है हमारे यहाँ पे, कि पहले भी जब वो एमएलए था तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी करता था और हम वापस गुंडागर्दी नहीं लाना चाहते। वो चला सोशल मीडिया पे भी, फिर किसी चैनल पे चला, सोशल मीडिया ने वालों ने उठा के डाल दिया, हमारे पार्टी के लोगों ने उठा के डाल दिया। उस महिला का ढूंढ के फोन आया मेरे पास, बोली जी ये वीडियो आप अपनी पार्टी वालों से हटवा दो, मेरे पास में धमकियां आने लगी हैं। तो मनीष जी वोट इस इतनी बार बड़ी गुंडागर्दी। इस बार खुलेआम वोटर्स को धमकियां दी जा रही है। दिल्ली ये पसंद नहीं करती, इनको बैकफायर कर रहा है बुरी तरह से। मेरे को ये लगता है कि ये तीनों सीटें रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। मैं आऊंगी। हमें कुछ ज्यादा प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। पर मनीष जी- जिस तरह से ये धमकियां दे रहे हैं जी, जिस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, हर कॉलोनी के अंदर ये बैकफायर कर रहा है। लोग कह रहे हैं इस बार इनको जब वोट बटन दबाने जाएंगे तब इनको मजा चखा। पर मनीष जी वो मैं नहीं तो होगा आपको जो बता रही पिछली हूँ। बार हुआ था पटपड़गंज में। मतलब मुझे अभी भी याद है, भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीत गई थी, पर अरविंद केजरीवाल जी घर से बाहर नहीं निकले 4 बजे के पहले, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी की सीट तब तक डिक्लेयर नहीं हुई थी। 3000 मार्जिन से आपकी सीट तब डिक्लेयर हुई थी। उतना ही क्लोज रहेगा या अच्छे से निकालेगा? 8 तारीख का इंतजार कीजिए। पटपड़गंज, जंगपुरा सब इम्पोर्टेंट हैं और दिल्ली की एक एक सीट इम्पोर्टेंट है। जी, हमारे लिए इश्यू इम्पोर्टेंट है कि दोनों तरफ ना भी इस बातचीत का, एक तरफ है कि अब की बार गाली गलौज सरकार, हम कह रहे हैं अब की बार 25,000 है, कि वो कह रहे हैं कि अब की बार लाओ गाली गलौज सरकार, हम कह रहे हैं अब की बार बचाओ फिर से 25,000 हर महीने। 25,000 हर महीने। मैं अभी आपकी सीट पे आती हूँ, क्योंकि अरविंद जी जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, पिछली बार 23 रैली की थी, काफी रोड शो कर रहे हैं इस बार। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में साफ बोला है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट हार रहे हैं। परवेश वर्मा जो आपके खिलाफ हैं, उन्होंने लिख के दिया है कि 20,000 सीट वोटों से मैं अरविंद केजरीवाल को हराऊंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अहंकार मत करो। 8 तारीख का इंतजार करो। मैं हर कॉलोनी में जा रहा हूँ, हर एक व्यक्ति से मिल रहा हूँ, उनके पैर छू रहा हूँ, उनको गले लगा रहा हूँ। वो हर कॉलोनी में जा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हमारे साथ नहीं आए तो हम ये कर देंगे, तुम्हारी नौकरी ले लेंगे, ये कर। तो जनता तय करेगी कि गुंडागर्दी चाहिए कि प्यार चाहिए। तो नंदीग्राम नहीं होने वाला है इस बार दिल्ली में। आप इंतजार कीजिए। 8 तक। पर थ्योरेटिकल अरविंद जी, आप पहले बहुत कॉन्फिडेंट होते थे। 2-3 चीजें हमारे पास भी लिखी हुई हैं। आपने बोला था 55 सीट के ऊपर मैं न्यू दिल्ली इतने से जीतूंगा, तो आप थोड़े इस बार अंडर कॉन्फिडेंट है नहीं, कि अंडर कुछ कॉन्फिडेंट बोलूंगा नहीं? मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया जब मैं जेल में था। मैंने कई चैनल्स में बोला, मैंने गीता पढ़ी, मैंने मेडिटेशन बहुत किया, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। और जब मैं कागज पे लिख के देता था, उसमें कहीं ना कहीं मेरा अहंकार झलकता था। मैं अब कभी लिख के नहीं दूंगा। मैं कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं।
हम हाथ जोड़ के पैर पकड़ के सबसे वोट मांगेंगे, जो जनता का निर्णय होगा स्वीकार करेंगे। लेकिन जो मैं जब जनता में जा रहा हूँ, जनता से प्यार मिल रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ, सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। पिछली बार जितनी सीट आई थी उससे 2-4 ऊपर नीचे हो सकती हैं। आम जनता में यही माहौल है कि पिछली बार जितनी सीट आई थी उससे 2-4 ऊपर नीचे हो सकती हैं। सरकार कंफर्टेबली आम आदमी पार्टी की बन रही है। लेकिन फिर भी ये मेरा स्टेटमेंट अहंकार के उससे नहीं है, जो मेरा असेसमेंट है उससे। बाकी मैं कोई सीट का प्रेडिक्शन या अपने वोटों का प्रेडिक्शन ये सब नहीं करूंगा। एक चीज बहुत बार हर सभा में बीजेपी कह रही है कि देखिए आप वोट दें आम आदमी पार्टी को, पर अरविंद केजरीवाल सीएम तो बन ही नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो बेल ऑर्डर है उसमें वो सीएम बन ही नहीं सकते। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये पूछ रहा हूँ कि जब बीजेपी कहे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो बीजेपी से कोई पूछ भी तो ले भाई कहाँ लिखा है इसमें। हमको अंग्रेजी समझ में नहीं, हो सकता किसी और अंग्रेजी भाषा में लिखा हो। नहीं, बीजेपी को तो ये कहना चाहिए कि इनकी सरकार ही नहीं बनी, तो उनको टेंशन क्यों है कि इनका मुख्यमंत्री कोई बन रहा है। अरविंद जी देखिए, 5 को दिल्ली वोट देने वाली है, 5 को जो प्रधानमंत्री हैं पहले थोड़ी रैलीज और सभा भी करेंगे, पर कुंभ में प्रयागराज में डुबकी लगाने जाएंगे, कितना असर पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो सर ऑप्टिक्स बहुत स्ट्रांग मैडम मैं एक बात सारे बताऊं? हिंदुत्व के नहीं, सवाल हिंदुत्व नहीं, मैं आपको एक जनरल भावना बता दूं। देखो, मेरी पत्नी का कल सुबह का कुंभ का टिकट था, ठीक है। संजय जी से बात की थी कि किसी आदमी से वहां पे आने जाने की तैयारी करा दो। मेरी पत्नी कोई पॉलिटिकल नहीं है, ठीक है, मगर न्यूज इतनी सारी आ रही थी कि उसने बोला कि सौरभ वहां पे बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कैओस रहेगा, तो मैं छोड़ देती हूँ। शी डिडंट गो यस्टरडे। पिछले 1 हफ्ते से खबरें आ रही थी कि वहां पे जो वीआईपी मोमेंट्स हैं उसकी वजह से वहां पे बहुत कैओस हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक समस्या क्या की है कि अब जितने भी रिलीजियस फंक्शंस होते हैं उसको ये पॉलिटिकल इवेंट बनाते हैं और बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपतियों को वहां पे वीआईपी बना के लेके आते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब श्रद्धालु है, जो 5 दिन में ऑफिस की फैक्ट्री की छुट्टी लेके अपने बचत करके अपने बच्चों के साथ बीवी के साथ वहां गया है, वो पिसता है। ये भी जो आज हुआ है रात को 1 बजे, ये भी वो अव्यवस्था का वो है। तो मैं तो सब वीआईपी से कहूंगा कि आप जाइए तो साधारण आदमी की तरह जाइए, वरना आपके आने जाने की वजह से जो गरीब आदमी है उसके लिए बहुत अव्यवस्था होती है। अरविंद जी, आप जाइए, मगर जाएंगे चुनाव के बाद या चुनाव के पहले? देखते हैं, बनाते हैं प्लान। पहले भी हो सकता है, प्लान बनाते हैं। नहीं, हमने तो बोल दिया सर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि चुनाव से पहले मत जाओ, उसके बाद बस में लेके जाएंगे। चलिए आखिरी सवाल अरविंद जी, अगर एक चीज मानते हैं कि ये जो चुनाव है ये एक जनमत चुनाव है, अरविंद केजरीवाल के हक में या खिलाफ? ये एक चुनाव है जो 2 मॉडल्स की सरकारी खजाना कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। सरकारी खजाना जनता के पक्ष में होना चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दो। सरकारी खजाना 400 देश के अरबपति अमीरों की जेब में जाना चाहिए तो बीजेपी को वोट दो। बीजेपी का सीएम फेस ना होना आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव इम्पैक्ट? उनके पास ना तो सीएम फेस है, ना लीडर्स हैं, ना विजन है, ना नैरेटिव है। हम क्या करेंगे दिल्ली के लिए, कुछ नहीं, केवल गालियां 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 गालियां। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या अरविंद केजरीवाल ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे और रहेंगे? देखिए, मैं जब जेल से आया था तो मुझे इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया, मैंने जनता को कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो छोड़ दिया मुझे, क्या आप मुझे बेईमान मानते हैं? अगर आप मुझे बेईमान मानते हो तो वोट मत देना, अगर आप ईमानदार मानते हो तो वोट देना। अब जनता अगर कहेगी कि मैंने कहा था अगर आप मेरे को जिताओगे और ईमानदारी का सर्टिफिकेट दोगे तभी मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। अरविंद जी, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है और आप नई दिल्ली हार जाते हैं तो फिर? अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है, नई दिल्ली जीत जाते हैं और ये सीट हार जाते हैं तब, या वो वाली हार जाते हैं तब, या ये वाली हार जाते हैं तब, मैं आपको 70 क्वेश्चंस बना के दे सकता हूँ इसके इर्द गिर्द। हर सीट को लेके इस बार कोई सीट का आंकड़ा देंगे? ये तो कह रहे हैं कि ये अहंकार था कि पहले दिए थे, आप देंगे? मैं तो जनरली अपने इंटरव्यू में, पार्टी का आंकड़ा नहीं, मेरा पर्सनल आंकड़ा है, मेरी गट फीलिंग के हिसाब से हम 65 प्लस है। 65 प्लस है मेरी ये गट फीलिंग कह रही है। आपकी गट फीलिंग के हिसाब से आतिशी जी? मुझे लगता है कंफर्टेबल मार्जिन से हम जीत रहे हैं। मनीष जी? ये कंफर्टेबल सरकार बन रही है और अब मतलब हर तरफ ये है कि भाई सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है,
अब तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जी सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है, बस 2-4 सीट कम हो सकती है। आप नंबर नहीं देंगे? मैंने भी यही बोला था आपको भी, ये एक जनरल जनता के अंदर चर्चा है। बहुत शुक्रिया कि आप चार हमसे मिले। अब ये चाट आया हुआ है, कुछ तो ले लीजिए। आप अच्छा, मुफ्त की रेट में तो सबने खाई है यहाँ पे। मैंने खा आपने खाई है। चलिए, थैंक यू सो मच कि आप हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।